हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही है। जो हमारी यूनिट 2 है वो एक लौती यूनिट है जो आपको 20 प्लस मार्क्स की सिक्योरिटी देती है। एलिमिनेशन रिएक्शन का एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको आएगा या जो आपका मिस हो जाए। चाहे मैं उसकी रिएक्टिविटी की बात करूं, चाहे मैं उसकी ऑर्डर की बात करूं या मैं उसकी स्टीरियो की बात करूं, उसकी रिएक्टिविटी कुछ भी, सब कुछ यहाँ आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसके टाइप, कैसे जनरेशन हुआ, क्या क्या, सब कुछ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सारे बच्चों को पता है कि हमने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करी है। इसकी ऑलरेडी मैं यूनिट 1 कंप्लीट करा चुकी हूं। अगर अभी तक आपने यूनिट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के यूनिट 1 देखिए। एंड यूनिट 2 में भी पहले मैंने सिलेबस रिकॉर्डिंग किया था जिसमें सिलेबस डिकोडिंग कंप्लीट प्रोवाइड करवा दी गई है। उस सिलेबस डिकोडिंग को जरूर देखना, वहां से आपको ये पता चलेगा कि पूरी यूनिट 2 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहने वाला है, सबसे ज्यादा सवाल कहां से बनता है, कहां से लॉन्ग बनता है और कहां से शॉर्ट बनता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूं, जो हमारी यूनिट 2 है वो एक लौती यूनिट है जो आपको 20 प्लस मार्क्स की सिक्योरिटी देती है। दिस इज द ओनली यूनिट जिसको पढ़ के, इस अकेली यूनिट को पढ़ के आप अपने बी फार्म के एग्जाम में 20 प्लस मार्क्स ला सकते हो। तो इस यूनिट को बिल्कुल मिस मत करना, कोई भी बच्चा मिस मत करना। और आज का जो टॉपिक है भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। इस पे जितने स्टार आप लगा सकते हो उतने स्टार लगा लो, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2025, 2024, 2023 हर साल यहां से पूछा गया है। उससे पहले के पेपर के एनालिसिस की तो मैं बात ही नहीं कर रही, और वो भी 10 नंबर का सवाल आता है। 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन अकेला पूछा जाता है कि बता दीजिए एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, क्या उसके टाइप हैं, क्या उसकी रिएक्टिविटी, सब कुछ पूछ लेता है एक ही क्वेश्चन में। और आज वो सब कुछ मैं इस वीडियो में करवाने वाली हूं। इस वीडियो में एंड तक इतना मैं श्योर दे रही हूं आपको, इतना श्योर कर दे रही हूं, एलिमिनेशन रिएक्शन का एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको आए ना या जो आपका मिस हो जाए। चाहे मैं उसकी रिएक्टिविटी की बात करूं, चाहे मैं उसकी ऑर्डर की बात करूं या मैं उसकी स्टीरियो की बात करूं, उसकी रिएक्टिविटी कुछ भी, सब कुछ यहाँ आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसके टाइप, कैसे जनरेशन हुआ, क्या क्या, सब कुछ। तो यहां तक अगर आप आ गए हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमारा मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ आप बच्चे हो। जितने ज्यादा लोगों तक हमारा कंटेंट जाएगा उतना ज्यादा हमें और अच्छा करने का मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सब कुछ हम सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। हमारा इनिशिएटिव है कि भाई बी फार्मा के बच्चों के लिए भी ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां उनको एक सही गाइडेंस मिल सके, शुरुआत से सही गाइडेंस मिल सके, ताकि वो आगे जी पैट, नाइपर, डीआई, फार्मासिस्ट कोई सा भी एग्जाम दे सके। क्या, क्योंकि अगर सही से प्रॉपरली गाइडेंस फाउंडेशन से ही नहीं मिलेगी तो फिर उस टाइम पे दिक्कत होगी। और हमारे इस इनिशिएटिव का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेशन है, सिर्फ आप बच्चे। आप जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे, जितना ज्यादा प्यार देंगे, उतना अच्छा और उतना बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे हम लोग। तो यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसको बिल्कुल मिस मत करना और एकदम एंड तक वीडियो देखना। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं भैया एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है। आप इसके नाम से समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मैम यहाँ ना कुछ चीजें एलिमिनेट हो रही है, जैसा कि हमें यहाँ से पता चल रहा है। एलिमिनेशन सुना सुना लग रहा है कहीं, एलिमिनेशन कहाँ सुना सुना लग रहा है? खतरों के खिलाड़ी देखा है कभी? मास्टर शेफ देखा है कभी? क्या होता है यहाँ पर मैम? यहाँ पर होता है एलिमिनेशन चैलेंज, जिसमें अगर जो फेल कर गया वो क्या करता है मैम? वो एलिमिनेट चला जाता है, वापस अपने घर चला जाता है। यानी यहाँ पर भी मैम किसी ना किसी चीज का एलिमिनेशन करवाना पड़ेगा। किस चीज का एलिमिनेशन होता है? तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है यहाँ पर कि यहाँ पर लिख लीजिए बेटा, एलिमिनेशन ऑफ लीविंग ग्रुप। क्या एलिमिनेट हो जाता है मैम? एलिमिनेशन ऑफ लीविंग ग्रुप। एलिमिनेशन ऑफ लीविंग ग्रुप टेक्स प्लेस।
जो लीविंग ग्रुप होता है वो क्या कर देता है मैम, जो लीविंग ग्रुप होता है ना वो एलिमिनेट कर देता है। अच्छा जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाना कि लीविंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं। जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं ना, प्लीज ऑनेस्टी के साथ मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताना कि लीविंग ग्रुप्स क्या होते हैं, ताकि मुझे पता चल सके आपको ये चीज आ रही है या नहीं आ रही है। मान लो इनकेस अगर नहीं आ रही होगी तो मैं इस पर सेपरेट एक वीडियो बना सकूं। दैट इज वाई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना लीविंग ग्रुप्स क्या होते हैं, एक दो एग्जांपल्स के साथ। तो भाई जहां पर लीविंग ग्रुप का एलिमिनेशन हो जाता है, यानी रिएक्शन से चले जाते हैं लीविंग ग्रुप, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं मैम, इनको हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है जी, जैसे कि मैम ऐसा समझिए हमारे पास ना एक अल्काइल हैलाइड है, हमारे पास मैम एक अल्काइल हैलाइड है यानी RX है ना जी। अब उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, अब अगर यहां पर आप एज अ बेस कुछ लेते हो, अगर यहाँ पर आप एक बेस का यूज कर रहे हो बेटा, तो बेस क्या होता है मैम, बेस तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है। कहाँ अटैक करेगा मैम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अटैक करेगा। तो बेस अटैक कहाँ करता है मैम, जो आपका बेस है ना वो आपके एंटी बॉन्डिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन में अटैक करता है। मतलब मैम बेटा ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हुआ, अब बॉन्ड है तो उसका एंटी बॉन्डिंग तो होगा ही होगा, है ना। और जो आपका बेस होगा वो कहाँ अटैक करेगा, इस बॉन्ड को बोलते हैं बेटा सिग्मा बॉन्ड, और ये जो हमने बनाया है इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में बस स्टार लग जाता है सिग्मा के ऊपर। तो बेस कहाँ अटैक करेगा बेटा, बेस जो होता है वो एंटी बॉन्डिंग में अटैक करता है ना। अटैक कहाँ करेगा, एंटी बॉन्डिंग में। और जैसे ही बेस एंटी बॉन्डिंग में अटैक करता है ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाता है। इसको कहते हैं बेस का अटैक होना, जो कि कहां अटैक करेगा मैम, जो कि सिग्मा स्टार CH यानी एंटी बॉन्डिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे अटैक करेगा। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा मैम, जिसकी वजह से जो रिएक्शन होगी उसको बोलते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन। इसकी वजह से जो हमारे पास रिएक्शन होती है ना मैम, उस रिएक्शन को बोला जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को मैम, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बेटा एलिमिनेशन कई प्रकार की हो सकती है, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन। लेकिन आपको जो रिएक्शन पढ़ना है, आपको जो एलिमिनेशन पढ़ना है वो है बीटा एलिमिनेशन। आपको जो एलिमिनेशन पढ़ना है बच्चा वो है बीटा एलिमिनेशन। आपके सिलेबस में बीटा एलिमिनेशन है। अब अगर मैं बीटा एलिमिनेशन की भी बात करूं ना बेटा, तो बीटा एलिमिनेशन भी 4 प्रकार की होती है। जो बीटा एलिमिनेशन की बात कर रही हूं ना मैं, ये इकलौती रिएक्शन भी आपकी 4 प्रकार में क्लासिफाई होती है। मैम कौन से 4 प्रकार में ये होती है बेटा, सबसे पहले तो E1 एलिमिनेशन, दूसरी होती है E2 एलिमिनेशन, तीसरी होती है बेटा E1CB एलिमिनेशन, और चौथी होती है EI एलिमिनेशन। लेकिन आपके सिलेबस में ये दोनों चीजें नहीं है। आपके सिलेबस में केवल E1 और E2 के बारे में है। यानी हमें ना E1CB पढ़ना है ना EI पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है मैम, केवल हमें E1 और E2 पढ़ना है, बाकी चीजें हमें नहीं पढ़नी। लेकिन पता होना चाहिए इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो हमें पढ़ना क्या है मैम, पहली बात तो आपने को बीटा एलिमिनेशन देखना है, यानी बीटा कार्बन से जब हम प्रोटॉन का एलिमिनेशन, जब हम प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करते हैं, जब बीटा कार्बन वाले प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन होता है, अभी सब आगे समझ आएगा, धीरे 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 सब समझ आएगा, थोड़ा पेशेंस रखो बस, तब हम उसको कहेंगे बीटा एलिमिनेशन। और मैम बीटा एलिमिनेशन भी 4 प्रकार का था, लेकिन हमें बाकी 2 से मतलब नहीं है, हमें केवल 2 पढ़ना है। कौन से, E1 एलिमिनेशन और E2 एलिमिनेशन। तो अब तुम्हें खास ध्यान किस पर देना है मैम, अब हमें खास ध्यान केवल 2 पे देना है। किस पर देना है मैम, एक तो E1 पे देना है, एक E2 पे देना है। किस पे देना है मैम, एक तो हमें E1 पे ध्यान देना है और दूसरा हमें ध्यान देना है E2 पे। तो अगर मैं सबसे पहले बेटा E1 एलिमिनेशन की बात कर दूं, अगर सबसे पहले मैंने E1 एलिमिनेशन की बात करी है, तो E1 एलिमिनेशन में भी हमें इसका मैकेनिज्म देखना है। पहले सबसे पहले आप इसकी मैकेनिज्म समझेंगे, फिर बाद में छोटी छोटी चीजें तो मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगी। सबसे पहले मैकेनिज्म समझ लो, क्योंकि मैकेनिज्म में बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैम मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मुझे समझ में ही नहीं आ रही है। मैकेनिज्म ही तो वो है जिसकी वजह से हम डरते हैं इससे। अब मैकेनिज्म ही मैं तुमको सबसे पहले समझाऊंगी, सबसे पहले मैकेनिज्म का डर भगाऊंगी। तुम्हारे मन में जो डर भरा हुआ है ना, यार मैकेनिज्म कैसे होगी, रिएक्शन कैसे समझे, सबसे पहले डर तुम्हारा गायब होगा। चलो हमें सबसे पहले किसकी मैकेनिज्म करनी है मैम, आपने E1 की मैकेनिज्म हमें समझानी है। मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड है। अब अल्काइल हैलाइड में क्या बना देती हूँ, मान लो मैंने ये एक अल्काइल हैलाइड बनाया,
अच्छा, मैं ये जो बना रही हूँ, ये आपको पता है ना क्या होता है, ये जो मैंने बनाया, इसमें यहाँ पे होता है बेटा कार्बन। अब इस कार्बन से कनेक्टेड कौन है मैम, इस कार्बन से कनेक्टेड CH3, इस कार्बन से कनेक्टेड CH3 और इस कार्बन से कनेक्टेड CH3। इसी को मैं चाहूं तो ऐसे बना सकती हूँ। तो इसी वजह से मैंने ये क्या किया, मैंने ये ऐसे बना दिया, साथ में एक हैलोजन ग्रुप लगा दिया। ठीक है बेटा, तो ये R और सिंगल बॉन्ड X हो गया, ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड हो गया, है ना जी। अब क्या होगा मैम, ये स्टेप 1 है हमारे पास। कौन सा स्टेप है मैम, ये स्टेप 1 है। अब पहले स्टेप में बेटा क्या होता है मैम, सबसे पहले स्टेप में जब जब आप इवन की बात करोगे तो पहली बात तो मैम ये सुन लीजिए कि इवन 2 स्टेप रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है बेटा, इवन 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में इंटरमीडिएट बनता है। कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा मैम, ये लीविंग ग्रुप यहां से चला जाएगा। जैसे ही लीविंग ग्रुप चला गया क्या बन जाएगा मैम, जैसे ही लीविंग ग्रुप चला गया यहाँ एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो हमारा इंटरमीडिएट बन गया बेटा कार्बोकैटायन। क्या हो रहा है यहाँ पर मैम, यहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर इस स्टेप में मैम, इस स्टेप में ना इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो रहा है हमारे पास में, यानी इसी स्टेप को हम बेटा बोलते हैं RDS। RDS यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो सबसे स्लो स्टेप होता है। कैसा स्टेप है मैम, सबसे स्लो स्टेप होगा, इसी को हम RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल देते हैं। ठीक है जी, फिर आते हैं हम स्टेप 2 पे। अब भाई स्टेप 2 में क्या होगा मैम, इसी कार्बोकैटायन को आप वापस ले लीजिए, हमने वापस इसी कार्बोकैटायन को ले लिया। अब यहाँ पर क्या होगा मैम, यहाँ एक बेस रखा होता है। क्या रखा होता है बेटा, बेस रखा होता है। अच्छा, यहाँ पर CH3 है। अब इसी CH3 को, अब चाहे मैं इसको CH3 बनाऊं, चाहे मैं इसको CH2H बनाऊं, कोई फर्क नहीं है मैम, चाहे CH3 लिखो चाहे CH2H लिखो। इसी CH3 को मैं CH2H भी तो लिख सकती हूँ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने ये लिख दिया। अब बेस है भाई, बेस क्या करेगा मैम, जो बेस है ना वो प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यानी प्रोटॉन को छीनने की कोशिश करेगा। तो भाई ये कहां पर अटैक कर लेगा मैम, ये जो बेस है वो हमारे पास, ऐसा समझिए इस प्रोटॉन, या आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी तो एक चीज कर लेते हैं हम, ये वाला यहाँ पर भी तो एक प्रोटॉन है, यहाँ पर भी प्रोटॉन है, तो बेस क्या कर लेगा मैम, इतनी दूर क्यों जाना, बेस इसी वाले प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। बेस ने क्या किया मैम, बेस ने इस वाले प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया। अब जैसे ही बेस ने इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट किया, हमारे पास यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा मैम, यहाँ आ जाएगा हमारे पास में निगेटिव चार्ज, है ना जी। अब निगेटिव चार्ज क्या, बेसिकली यहाँ पर क्या होगा मैम, बेस ने प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट किया। अब जैसे ही प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव ऑन कर जाएगा। अब जैसे ही वाला बॉन्ड यहाँ पर मूव ऑन करेगा, देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास मैम, ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव ऑन कर जाएगा, यानी यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई मैम, यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इस डबल बॉन्ड की वजह से हम इसको बोल देंगे मैम, देखिए ना एल्कीन बन गया। क्या बन गया, एल्कीन बन गया। किसकी मैकेनिज्म थी ये मैम, ये E1 की मैकेनिज्म थी। वापस समझो, E1 में सबसे पहले तो E1 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। पहले स्टेप में क्या होगा मैम, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है ना। ये कोई RX था जिसमें से X निकल गया, जैसे ही X निकला हमारे पास क्या बना मैम, कार्बोकैटायन बन गया। पहला स्टेप था, स्लो स्टेप था। दूसरे स्टेप में क्या होगा मैम, दूसरे स्टेप में बेस प्रोटॉन पे अटैक करेगा। फिर ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये क्या कर जाएगा मैम, बेस ने प्रोटॉन पे अटैक किया, और जैसे ही हमारे बेस ने प्रोटॉन पे अटैक किया, ये क्या हो जाएगा मैम, ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ मूव ऑन कर जाएगा। जैसे ही वाला बॉन्ड मूव ऑन किया, हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो गया मैम, एल्कीन का फॉर्मेशन। इसको क्या बोलेंगे मैम, इसको बोल देंगे हम E1 मैकेनिज्म। ठीक है बच्चा, अब एक बार जरा E2 मैकेनिज्म समझ लो, एक बार जरा E2 की मैकेनिज्म समझ लो। बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, नहीं समझ आएगी मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। यहां पर सुनिएगा, जो E2 मैकेनिज्म होती है वो केवल एक सिंगल स्टेप में पूरी हो जाती है, केवल एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। यानी हम एक ही स्टेप लेंगे और एक ही स्टेप में हमारी ये रिएक्शन क्या हो जाएगी मैम, एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हमारी पूरी हो जाएगी। चलिए मैम, तो आप स्टेप भी लिख लीजिए भाई, कौन सा स्टेप को फॉलो करेगा। मान लीजिए बेटा, ये हमारे पास वही सेम हम कंपाउंड ले लेते हैं, ये हमारे पास X यानी मैम यहाँ पर लीविंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है जी, अब यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। प्रोटॉन दिखा दिया हमने, यहाँ पर क्या लिया मैम, आपने यहाँ पर बेस लिया। अब भाई बेस क्या करेगा मैम, बेस का काम तो है प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करना, यानी यहाँ से प्रोटॉन निकालना। तो जैसे ही बेस प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा,
जैसे ही बेस इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज कहाँ मूव ऑन करेगा मैम, यहाँ मूव ऑन करेगा, जिसकी वजह से जैसे ही इधर निगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पे आएगा, ये लीविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। ऐसा समझो, ये प्रोटॉन बेस ने ले लिया, जैसे ही प्रोटॉन लिया यहाँ पर आया निगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड पे जाएगा, पूरा लीविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। जैसे ही पूरा लीविंग ग्रुप निकला, देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा ये, क्या बोलते हैं इसको मैम, ये बन गई हमारी एल्कीन। जो इसका फाइनल प्रोडक्ट था वही इसका फाइनल प्रोडक्ट है, सेम, लेकिन ये आपका 2 स्टेप में हुआ था, ये सिंगल स्टेप में हो गया। इसको क्या बोलेंगे मैम, इसको बोलेंगे E2 मैकेनिज्म या E2 रिएक्शन। क्या बोलेंगे भाई, बहुत ज्यादा गर्मी है, आपकी वजह से बहुत गर्मी में मुझे लेक्चर देना पड़ रहा है भाई, लाइट यहाँ पर आ नहीं रही है बिल्कुल भी 2 दिन से। तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा मैम, देखिए ये हमारा E2 मैकेनिज्म है। अब E2 मैकेनिज्म में अब आइए जाकर लाइट, E2 मैकेनिज्म में मैम सबसे पहले तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। उसके अलावा आपने क्या बोला मैम, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, वो तो मैं समझ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर बेस क्या करेगा मैम, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब जैसे ही मैम बेस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज यहाँ गया और लीविंग ग्रुप निकल गया, बेसिकली बन क्या गया मैम, एल्कीन बन। किसका फॉर्मेशन हुआ, एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन तो मैम यहाँ भी एल्कीन का हुआ था, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी। क्या दिक्कत आई थी, थोड़ी बहुत यहाँ पर दिक्कत आई थी। तो क्या इतनी चीजें क्लियर है, क्या इतनी चीजें क्लियर है ना, इतनी चीजें क्लियर है क्या? अगर इतनी चीजें क्लियर है तो हम कुछ पॉइंट्स लिख लें। क्या इतनी चीजें क्लियर है तो हम कुछ पॉइंट्स लिख लें। तो पहला पॉइंट हो जाएगा दीज आर एलिमिनेशन रिएक्शंस। पहला पॉइंट हो जाएगा बेटा these are elimination reactions, these are elimination reactions where leaving group eliminates। जैसे कि देखो यहाँ पर leaving group क्या कर रहा था, निकल रहा था, तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा these are elimination reaction where leaving group eliminates। यहाँ लीविंग ग्रुप क्या कर रहा होता है मैम, यहाँ ना हमारा जो लीविंग ग्रुप होता है वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है। इतनी चीज समझ आई। यहाँ पर क्या हो जाएगा मैम, यहाँ लीविंग ग्रुप हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। और फॉर्मेशन किसका होता है, लिखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन टेक्स प्लेस। यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हुआ बच्चा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे एल्कीन, लास्ट लेक्चर में एल्कीन था ना, उसी का फॉर्मेशन हो गया। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, किसका फॉर्मेशन हो रहा है मैम, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन टेक्स प्लेस इन सच रिएक्शंस। इन रिएक्शंस में क्या हो जाएगा मैम, इन रिएक्शंस में एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा था। अभी आपने E1 और E2 देखा होगा, किसका फॉर्मेशन हो रहा था मैम, इन रिएक्शंस में एल्कीन का जो है ना वो फॉर्मेशन हो रहा था। तो हम क्या कर सकते हैं मैम, हम बोल सकते हैं कि दीज रिएक्शंस आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं मैम, एल्कीन्स के प्रिपरेशन के लिए हम इन रिएक्शंस का बहुत आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो ना क्या फॉर्म हो रहा है मैम, एल्कीन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है जी, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि दीज आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। लेकिन यहाँ पर एल्कीन्स बनता कैसा है, डीहाइड्रोहैलोजनेशन से। लिखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। These reactions are used for the preparation of alkenes by dehydrohalogenation reaction या by dehydrohalogenation। अब मैम ये जो इतना भारी आपने शब्द बना दिया, ये जो शब्द आपने लिखा है डीहाइड्रोहैलोजनेशन, भाई इसका क्या मतलब हुआ? ये जो आपने लिखा है डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन, इसको कैसे समझे? अच्छा, किसका डीहाइड्रोहैलोजनेशन, अल्काइल हैलाइड्स का। किसका मैम, अल्काइल हैलाइड्स का। देखो भाई समझो इस चीज को कैसे मैम, देखिए डी का मतलब होता है निकलना। डी का मतलब क्या होता है मैम, डी का मतलब होता है निकलना, यानी कोई चीज निकल जाना, एलिमिनेट हो जाना। एलिमिनेशन रिएक्शन है, हमने डी की बात कर ली। डी के साथ लगा है हाइड्रो,
यानी कौन निकल रहा होगा मैम, पहली बात तो प्रोटॉन निकल रहा होगा, एलिमिनेट हो रहा होगा। तो सबसे पहले कौन निकल रहा होगा मैम, सबसे पहले हमारे पास प्रोटॉन एलिमिनेट हो रहा होगा, है ना जी। उसके बाद मैम हैलोजनेशन, यानी दोबारा कौन निकलेगा मैम, दोबारा हैलोजन निकलेगा। अब देखो यही वाला एग्जाम्पल तो हमने लिया था ना, जहां पर बेस सबसे पहले किसको ले रहा था मैम, बेस सबसे पहले प्रोटॉन को लेके जा रहा था, जिसपे यहाँ निगेटिव चार्ज आ रहा था। यानी सबसे पहले किसका रिमूवल हो रहा था मैम, हाइड्रोजन का। इसी के नाम पर हमने इसको रख दिया डिहाइड्रो, क्योंकि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा था। अब यहाँ निगेटिव चार्ज आ जा रहा था, वो निगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करता, ये चला जाता, फिर कौन निकल रहा था मैम, फिर हैलोजन निकल रहा था। यानी एक एक करके चीजें निकल ही रही थी। तो हमने इसी को क्या बोल दिया मैम, इसी को बोल दिया कि इस अल्काइल हैलाइड में डिहाइड्रो हैलोजनेशन होता है। हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकलते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं मैम, इसको आप बोल दो कि आपका डिहाइड्रो हैलोजनेशन होता है। क्या इतनी बात समझ आई बेटा? पहले तो ये बताओ, क्या ये लाइन समझ आई? क्या डिहाइड्रो हैलोजनेशन समझ आया? समझ आया? नहीं समझ आया कोई बात नहीं, फिर से समझो। लेट अस सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है और हमने क्या ले लिया मैम, आपने सबसे पहले ले लिया एक बेस। अब जरा बताओ भाई बेस कहाँ अटैक करेगा? ये हमारे पास गिवन है कंपाउंड और ये हमारे पास गिवन है बेस, क्या करेगा? अच्छा अल्फा बीटा भी बता देती हूँ, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि मैम अल्फा बीटा क्या होता है। समझिएगा बेटा, ये क्या दे रखा है मैम, ये हमें दे रखा होता है लीविंग ग्रुप। क्या है बीआर, क्या कि जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो लीविंग ग्रुप के जैसा बिहेव करते हैं। तो ये क्या है मैम, ये लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप के जस्ट अटैच्ड, जैसे कि मान लो मैं लीविंग ग्रुप हूं, अगर आप में से कोई एक बच्चा जस्ट मेरे पास आकर खड़ा हो जाए और मैं उसका हाथ पकड़ लूं ऐसे करके, तो मेरे से डायरेक्टली अटैच जो होगा, जो बच्चा खड़ा है, वो बच्चा बन जाएगा अल्फा। कौन बन जाएगा मैम? अल्फा बन जाएगा। मैं लीविंग ग्रुप हूं, मेरे से डायरेक्टली अटैच एक बच्चा खड़ा था, वो अल्फा हो गया। अब एक और बच्चा आ रहा है और वो उससे डायरेक्टली अटैच खड़ा हो गया, उसका हाथ पकड़ के खड़ा हो गया, यानी ये लीविंग ग्रुप था। लीविंग ग्रुप के जस्ट अटैच जो कार्बन था वो था अल्फा कार्बन, और इसके जस्ट अटैच जो कार्बन हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा बीटा कार्बन। और बेस क्या रिमूवल करता है मैम, यहां पर आप ध्यान दीजिए, आपने सबसे पहले बता दिया था हमें कि हम पढ़ने वाले हैं बीटा एलिमिनेशन। यानी यहाँ क्या होने वाला है मैम, बीटा वाले प्रोटॉन का एलिमिनेशन होगा। यानी ये देखिए मैम, ये वाला जो प्रोटॉन आपने यहाँ पे लिखा है, ये कौन सा प्रोटॉन है मैम, बीटा कार्बन से डायरेक्टली अटैच प्रोटॉन। यानी ये कौन सा प्रोटॉन है मैम, ये बीटा प्रोटॉन है। तो किसका रिमूवल होगा मैम, बेस इस बीटा प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। किसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा? ये देखिए मैम, ये जो बीटा प्रोटॉन हमें दिख रहा है, उस बीटा प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही अब्स्ट्रैक्ट किया वैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा मैम, ये तो चला गया, हाइड्रोजन चला गया, यहाँ आ गया निगेटिव चार्ज, फिर आ गया हमारे पास CH2 और CH2 के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ऐसे दिखा देती हूँ, अच्छे से समझ आएगा, Br जुड़ा हुआ है। इतना समझ आया ना? अब देखो ध्यान से जरा क्या होगा मैम, अब ये जो निगेटिव चार्ज है ना, वो निगेटिव चार्ज इस वाले बॉन्ड पर अटैक कर देगा। जैसे ही निगेटिव चार्ज ने यहाँ अटैक किया, ये ब्रोमीन यहाँ से चला जाएगा। पहले गया था हाइड्रोजन, फिर गया हैलोजन, इसी को तो कहते हैं ना डिहाइड्रो हैलोजनेशन। दिस इज डिहाइड्रो हैलोजनेशन। अब जैसे ही ये चला गया, हमारे पास क्या बन जाएगा मैम, ये CH2 एज इट इज था, निगेटिव चार्ज तो जा चुका है, कहां जा चुका है, इस बॉन्ड के ऊपर। सिंगल बॉन्ड पहले से था, निगेटिव चार्ज यहाँ एक और बार चला गया, जिसकी वजह से एक और डबल बॉन्ड आ गया, और ये वाला CH2 एज इट इज क्या बन गया, ये कल के लेक्चर में ही पढ़ाया था, इथीन बन गया। यानी किसका फॉर्मेशन हो गया मैम, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया मैम, देखिए ना, एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ हो चुका है। किसका फॉर्मेशन हो गया मैम, एल्कीन का फॉर्मेशन हो चुका है। कौन से कार्बन से प्रोटॉन निकला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम बीटा कार्बन। कौन से कार्बन से निकलता है मैम, बीटा कार्बन से प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन किया जाता है। और जैसे बीटा कार्बन से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, देखिए ना मैम, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। यही हमारे पास प्रोडक्ट होता है एल्कीन। अब ये मैकेनिज्म कौन सी फॉलो करता है बेटा, ये रही मैकेनिज्म, ये है E1 की मैकेनिज्म, ये है E2 की मैकेनिज्म। एग्जाम में आए तो डायरेक्ट बना के आना, है ना, ये आप एग्जैक्टली एग्जाम में लिख के आना, एलिमिनेशन रिएक्शन ऊपर हेडिंग, उसके बाद सीधा ये, देन उसके बाद क्या करेंगे मैम, उसके बाद E1 मैकेनिज्म और E2 मैकेनिज्म लिख कर आएंगे। ठीक है जी, इतनी चीजें क्लियर, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? आई जस्ट होप बेटा यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा।
अब यहाँ मैम आप क्या करवाने वाले हो, अब यहाँ हम लोग बहुत मजे की चीज करने वाले हैं, दैट इज E1 और E2 के बारे में जितना भी हमें आता है, हम सब कुछ यहाँ कंपेयर करने वाले हैं। किसका कंपैरिजन होगा मैम, यहाँ बेटा आपका E1 और E2 का कंपैरिजन होने वाला है। इसके बारे में सब कुछ जितना पूछा जाता है सब मैं तुम लोगों को यहाँ लिखवाने वाली हूँ कि भाई E1 क्या होता है, E2 क्या होता है, एवरीथिंग। पहला पॉइंट जो आप सबको पता है कि मैम ये जो E1 है ना, ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है मैम, E1 जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है भाई, 2 स्टेप रिएक्शन हो गई। ओके, अब E2 कैसी थी मैम, E2 आपने अभी अभी बताई, सिंगल स्टेप रिएक्शन थी। कैसी होती थी मैम, ये होती थी मैम सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो E2 क्या हो गई मैम, E2 हो गई सिंगल स्टेप रिएक्शन। E1 थी हमारी मैम 2 स्टेप रिएक्शन, E2 हो गई सिंगल स्टेप रिएक्शन। मैम अगर E1 में 2 स्टेप है, ऐसा समझो बेटा, किसी भी रिएक्शन में जितने स्टेप होते हैं उतनी ही उसमें ट्रांजिशन स्टेट भी होती है। यहाँ पे अगर 2 स्टेप रिएक्शन है तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 ट्रांजिशन स्टेट्स भी होंगी। कितनी ट्रांजिशन स्टेट्स होंगी मैम, सीधी सी बात है ना, 2 स्टेप है तो 2 ही ट्रांजिशन स्टेट होंगी। यहाँ सिंगल स्टेप है तो आप क्या लिख लेंगे मैम, हम लिख लेंगे सिंगल ट्रांजिशन स्टेट, हम लिख लेंगे सिंगल ट्रांजिशन स्टेट। क्या हो रहा है भाई यहाँ पर मैम, यहाँ पर ना सिंगल ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है जी, इतनी चीजें समझ आई। दूसरी चीज यहाँ लिखो, E1 में क्या होता है मैम, E1 में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। क्या हो जाएगा मैम, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाएगा। वो भी कौन सा इंटरमीडिएट बेटा, कार्बोकैटायन। क्या बनता है, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। किसका फॉर्मेशन मैम, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, है ना जी। देखो ये फर्स्ट पॉइंट था, ये हमारे पास था फर्स्ट पॉइंट, ये था सेकेंड पॉइंट, ये है थर्ड पॉइंट। क्या यहाँ कोई इंटरमीडिएट बना था मैम, कोई इंटरमीडिएट नहीं बना, यानी इसका पॉइंट क्या होगा, नो इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट फॉर्म्स। क्या यहाँ कोई इंटरमीडिएट बनता है मैम, नहीं, यहाँ पर तो कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता। हम सीधा सीधा लिख देते हैं कि जो हम आपने E1 पढ़ाया था, E1 में इंटरमीडिएट बन रहा था। कौन सा इंटरमीडिएट मैम, कार्बोकेटाइन बन रहा था, जबकि E2 में किसी प्रकार का कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होगा। इतनी चीजें क्लियर है मैम। इसके रेट के बारे में अब आप बात कर लीजिए, रेट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो भाई, इसका रेट किस पे डिपेंड करता है मैम, अगर आप E1 के रेट के बारे में बात कर रहे हो तो ये केवल और केवल इलेक्ट्रोफाइल पर ही डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है मैम, केवल इलेक्ट्रोफाइल पे, एक ही चीज पर डिपेंड करता है, जिस वजह से ये क्या होता है मैम, जिस वजह से ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। किसको फॉलो करेगा मैम, जिसकी वजह से ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, क्योंकि इसका रेट केवल इलेक्ट्रोफाइल पर ही डिपेंड करता है। जबकि अगर मैं इसके रेट के बारे में बात करूं ना बच्चा, तो इसका जो रेट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल पर तो डिपेंड करता ही करता है, साथ ही में बेस पर भी डिपेंड करता है। यानी आप बेस कौन सा यूज कर रहे हो, कौन सा आपने बेस लिया है प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करने में, उस पे भी इसका रेट काफी ज्यादा डिपेंड कर रहा है। ओवरऑल इसका रेट 2 लोगों पर डिपेंड कर रहा है। तो ये कैसी ऑर्डर को फॉलो करेगा मैम, ये फॉलो करेगा सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। किसको फॉलो करता है, इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी इसकी काइनेटिक्स सेकेंड ऑर्डर की फॉलो होती है। ठीक है जी, कौन से ऑर्डर को फॉलो करेगा मैम, इसने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो किया और उस वाले ने सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो किया, है ना, इतना समझ आ गया। तो मैम आप ये भी बता दीजिए जरा कि यहाँ पर बेस कौन सा यूज किया जाता है, कौन सा बेस हम लेंगे, क्योंकि ये तो बेस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो लिख लो बच्चा, यहाँ पर वीक बेसिस आर यूज्ड। किस प्रकार के बेस यूज किए जाएंगे, बहुत आराम से लिख लो कि मैम यहाँ पर ना हमारे पास वीक बेसिस यूज किए जाते हैं। अच्छा, वीक बेसिस के एग्जांपल बता दीजिए बेटा। वाटर अगर हीट के साथ ले लो, वीक बेस हो जाएगा। एल्कोहल अगर हीट के साथ ले लो, क्या हो जाएगा मैम, ये वीक बेस हो जाएगा। इसके अलावा कोई सा भी अगर आप एसिड ले लेते हो तो क्या हो जाएगा मैम, ये वीक बेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप H2PO4- ले रहे हो हीट के साथ, क्या हो जाएगा मैम, वीक बेस हो जाएगा। जबकि E2 में क्या होता है, लिख लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर यूज्ड। यहाँ पर किसका यूज किया जाता है मैम, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर यूज्ड।
यहाँ पर तो मैम स्ट्रॉन्ग बेस का यूज किया जाता है। स्ट्रॉन्ग बेसिस के तो कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए। इसके एग्जाम्पल होंगे बेटा एल्कोहलिक KOH एक इसका एग्जाम्पल है, या फिर LDA इसका एक एग्जाम्पल है, या फिर NaH इसका एक एग्जाम्पल है, एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे क्या हो गए मैम, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जाम्पल हो गए। एल्कोहलिक KOH हो गया, LDA हो गया, NaH हो गया, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ बेसिस, है ना जी। अब और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में बताओ। दूसरा पेज ले लेते हैं, यहाँ पर उतना नहीं करेंगे। फिर से मैं जरा पार्टीशन कर देती हूँ, किस किस में मैम, इधर था आपके पास में अपना E1 और इधर हमारे पास में हम E2 कर रहे थे। ठीक है जी, अब यहाँ पर बता दीजिए मैम क्या होगा। समझो बेटा, जितना बेटर लीविंग ग्रुप होगा, यानी हैलोजन जो था वहां पे, या कोई भी लीविंग ग्रुप अगर होगा, जितना जल्दी वो लीव कर जाएगा उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। लेकिन सरप्राइजिंगली ये पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है। भाई दोनों के लिए कॉमन क्यों है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैम लीविंग ग्रुप तो यहां भी जा रहा है, लीविंग ग्रुप तो यहां भी जा रहा है, आखिर जाना तो लीविंग ग्रुप को पड़ ही रहा है। अब भले इसमें पहले स्टेप में चला जाए, इसमें स्टेप ही एक हो रहा है, लेकिन जाना तो पड़ रहा है। यानी जितना जल्दी एक्स चला जाएगा यहां से, जितनी जल्दी आपकी जिंदगी से आपकी एक्स चली जाएगी या चला जाएगा, उतनी आपकी जिंदगी खुशहाल बन जाएगी। यानी जितना बेटर ये लीविंग ग्रुप होगा, जितना जल्दी इसको छोड़ के चला जाएगा, उतना बेटर रिएक्शन का रेट होगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं मैम कि जितना बेटर लीविंग ग्रुप होगा, जितना बेटर लीविंग ग्रुप होगा ना, उतनी ही फास्ट रिएक्शन होगी। उतनी फास्ट क्या होगी मैम, उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको बताना चाहूं, अगर मैं एग्जांपल के लिए बताना चाहूं, तो सबसे फास्ट आपका लीविंग ग्रुप होता है I-, फिर Br-, फिर Cl-, और सबसे देर में लीव करने वाला है F-। सेम पॉइंट गोज हियर एज वेल। लिख लो भाई यहां पर भी कि जितना बेटर लीविंग ग्रुप होगा, जितना बेटर लीविंग ग्रुप होगा, उतनी ही फास्ट क्या होगी मैम, उतनी ही फास्ट हमारी रिएक्शन होने वाली। अब जो ऑर्डर मैंने यहां लिखा है वो सेम ऑर्डर यहां भी फॉलो होता है, यहां पर भी लिख लेना। ये एरो नहीं बनाती हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगी। जो ऑर्डर यहां है सेम ऑर्डर यहां भी फॉलो होगा, क्योंकि दोनों लोग क्या करते हैं मैम, दोनों ही लोग सेम ऑर्डर को फॉलो करते हैं। क्योंकि जितना बेटर लीविंग ग्रुप होगा उतना फास्ट क्या होने वाला है मैम, जितना बेटर लीविंग ग्रुप होगा ना अपना, उतनी फास्ट हमारी क्या हो जाएगी मैम, उतनी फास्ट हमारी रिएक्शन हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? इज एवरीथिंग क्लियर टू एवरीवन? क्या इतनी चीजें क्लियर है? डन। अगर इतनी सारी चीजें क्लियर है बेटा, तो एक पॉइंट हमारे पास और हो जाएगा। क्या पॉइंट होता है मैम? देखिए जो E1 था ना, इसकी रेट केवल और केवल इलेक्ट्रोफाइल पर डिपेंड कर रही थी, ना कि न्यूक्लियोफाइल। यानी कि मैम अगर आप बीटा कार्बन से, अगर आप बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन निकालो, चाहे आप बीटा कार्बन से ड्यूटीरियम निकालो, चाहे आप बीटा कार्बन से ट्रीडियम निकालो, आप कुछ भी निकाल लो, रेट कैसी होने वाली है मैम, रेट सेम रहने वाली है। यानी रेट क्या हो जाएगी मैम, रेट रिमेन सेम, क्योंकि ये तो भाई बेस पर डिपेंड ही नहीं करता। आप कैसा भी बेस ले लो, हमें क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो E1 में क्या हो जाएगा मैम, E1 में चाहे आप बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालो, चाहे आप ड्यूटीरियम निकालो, चाहे आप ट्रीडियम निकालो, E1 को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैसा हो जाएगा मैम, ये सबके लिए सेम होने वाला है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर आप इसकी बात करते हो तो यहां समझ लीजिएगा, बीटा कार्बन हाइड्रोजन के लिए सबसे फास्ट होगा, फिर कार्बन ड्यूटीरियम के लिए उससे कम, फिर कार्बन ट्रीडियम के लिए उससे कम। ये क्या मैंने बता दिया बेटा, ये मैंने बता दिया रेट ऑफ E2 एलिमिनेशन। क्या बताया मैंने ये बेटा, ये मैंने बता दिया है रेट ऑफ E2 एलिमिनेशन, जो बीटा कार्बन हाइड्रोजन के लिए सबसे कम, फिर कार्बन ड्यूटीरियम के लिए, और सबसे लास्ट किसके लिए आएगा मैम, कार्बन ट्रीडियम के लिए आएगा। ठीक है जी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या मैम, यहां पर तो देखिए हमारे पास ना कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए मैम, हमें स्टेबिलिटी चाहिए। यानी सबसे स्टेबिलिटी कहाँ मिलेगी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी याद रखना, सबसे ज्यादा स्टेबल आपका टर्शियरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर प्राइमरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रिएक्टिविटी या अगर हम कार्बोकेटाइन की बात करते हैं, सबसे स्टेबल टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, इसलिए यहां पर भी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा टर्शियरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की। लेकिन एक चीज E2 में भी समझ लो
क्योंकि E2 में भी हमें बनाना तो एक ही चीज है। क्या बनाना है मैम? हमें बनाना है बेटा स्टेबल एल्कीन। हमें क्या बनाना है बेटा? हमें बनाना है स्टेबल एल्कीन। और स्टेबल एल्कीन कौन सी होती है मैम? जो टर्शियरी एल्कीन होती है वो सबसे स्टेबल होती है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी एल्कीन। ये ऑर्डर याद रखना, पूछा जा सकता है, क्योंकि चाहे E1 हो चाहे E2 हो, मकसद है स्टेबल एल्कीन बनाना। और सबसे स्टेबल एल्कीन हमें मिलती है टर्शियरी एल्कीन। तो टर्शियरी एल्कीन आपकी सबसे स्टेबल होने वाली है। स्टेबिलिटी का दोनों के लिए सेम रहेगा, पहली टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और एक और इंपॉर्टेंट नोट बना के मैं लास्ट में लिखवाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट नोट हो जाएगा वो आपके लिए, जो मैं अभी लास्ट में लिखवाने वाली हूँ। ओके अच्छा, इतना समझ आया क्या? इतना समझ आया। बाकी E1 कैसे होता था मैम? ये वीक बेसिस के थ्रू होता था। ये वाला जो था हमारा वो स्ट्रॉन्ग बेसिस के थ्रू होता था, है ना जी। चलिए अब जो मैं पॉइंट लिखवाने वाली हूँ वो जरा अच्छे से नोट डाउन कर लेना। पॉइंट लिखो बेटा, 0 डिग्री never shows elimination reaction, never shows elimination reaction। कोई सी भी एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं दिखाता है मैम। कौन नहीं दिखाता है? अगर 0 डिग्री आ रहा है, कभी भी कोई सा भी एलिमिनेशन नहीं दिखाएगा। लिख लो, नाइदर E1 नॉर E2। ना तो 0 डिग्री E1 एलिमिनेशन दिखाएगा, कभी भी कुछ भी हो जाए, ना तो E2 एलिमिनेशन दिखाएगा। तो मैम ये कौन सी रिएक्शन दिखाएगा? बेटा ये केवल एक रिएक्शन दिखाएगा, वो मैं आपको अगली यूनिट में बताऊंगी कौन सी रिएक्शन। अभी के लिए आप इतना समझो, हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सभी एलिमिनेशन रिएक्शन दिखा देंगे, लेकिन केवल 0 डिग्री नहीं दिखा पाएगा। कौन नहीं दिखा पाएगा मैम? 0 डिग्री जो है वो नहीं दिखा पाएगा। ऐसा क्यों हुआ भला? क्योंकि मैम 0 डिग्री सबसे स्टेबल एल्कीन तो हुआ ही नहीं। हमें क्या चाहिए मैम? हमें चाहिए स्टेबिलिटी। हमें क्या चाहिए मैम? हमें चाहिए एल्कीन की स्टेबिलिटी। अब एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या यहाँ मिल रही थी मैम? बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। तो ये कैसा हो गया मैम? ये 0 डिग्री एल्कीन कभी भी हमें एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं दिखाता। समझ में आया क्या? इतनी चीजें समझ में आई मैम? समझ में तो आ गई, लेकिन अब आप थोड़ी सी हमें इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी बता दीजिए, क्योंकि स्टीरियो पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। चलिए अब हम अगला, बेटा ये सब कुछ लॉन्ग में आता है, और जितना मैं अभी तक लिखवा चुकी हूँ आपको सारा कुछ एग्जाम में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है। तो चलिए अब हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं। हम बात करते हैं इसकी स्टीरियो की, कि भाई इसकी जो आप E1 और E2 इतनी देर से पढ़ा रहे हो, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी। मैम इतना चीजें तो आपने हमें बता दी कि चाहे E1 हो चाहे E2 हो, दोनों में ही एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है मैम? दोनों में ही एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। और हम कोशिश क्या करते हैं मैम? हम कोशिश करते हैं कि जो एल्कीन बने वो हमारी एक स्टेबल एल्कीन बने। हम कोशिश क्या करेंगे मैम? हमारी पूरी कोशिश रहती है कि एल्कीन कैसी होनी चाहिए? स्टेबल एल्कीन होनी चाहिए। मान लीजिए अगर मैं सबसे पहले E1 का डिस्कशन करती हूँ, लेट अस सपोज बेटा, अगर मैं सबसे पहले E1 का डिस्कशन करती हूँ, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर वही अल्काइल हैलाइड वाला एग्जाम्पल एक और बार ले लिया। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले मैम, सबसे पहले तो ये लीविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाता है। जैसे ही लीविंग ग्रुप निकलता है बेटा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब इस कार्बोकेटाइन का मतलब क्या है मैम? इसका मतलब है वेकेंट ऑर्बिटल, खाली जगह। खाली जगह कैसे बनाऊंगी मैं? कुछ ऐसे बनाऊंगी खाली जगह। ये क्या बन गई मैम? ये बन गई खाली जगह। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो बेस आ रहा है वो कौन सा प्रोटॉन निकाल सकता है मैम? वो ये वाला प्रोटॉन भी निकाल सकता है मैम, वो ये वाला प्रोटॉन भी निकाल सकता है, दोनों प्रोटॉन निकाल सकता है। यानी हमारे पास दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर ये वाला प्रोटॉन निकालेगा तो क्या बन जाएगा मैम? ऐसे भी बन सकता है, या फिर मैम ऐसे भी बन सकता है। यानी कि हमारे पास बेटा दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। यहाँ पर भी अटैक पॉसिबल है, यहाँ पर भी अटैक पॉसिबल है। यानी ये कैसी रिएक्शन हो गई मैम? ये हो गई हमारे पास स्टीरियो सिलेक्टिव। कैसी रिएक्शन हो गई? स्टीरियो सिलेक्टिव। जहां पर क्या पॉसिबल है मैम? यहाँ दो प्रोडक्ट हमारे पास पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ अटैक किसका हो रहा है मैम? यहाँ जो कार्बन हाइड्रोजन है ना, वो p ऑर्बिटल पे अटैक कर रहा है। बेसिकली अटैक कहाँ होगा मैम? ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये अटैक करेगा p ऑर्बिटल पे, और वो भी कौन से वाले p ऑर्बिटल पे मैम? ये वेकेंट p ऑर्बिटल पे अटैक करता है। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई मैम? ये हो गई स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। लिख कर आना एग्जाम में, कैसी रिएक्शन हो गई? स्टीरियो सिलेक्टिव। तो ये तो हमने बात कर ली E1 के बारे में। अब चलो थोड़ी बहुत डिस्कशन हम कर लेते हैं, थोड़ी बहुत डिस्कशन हम E2 के बारे में भी कर लेते हैं कि भाई E2 में क्या हो रहा था।
E2 में मैम बता दीजिए क्या हो रहा था, समझिए। हमारे पास E2 में भी हमने सेम ले लिया है ना। अब यहाँ पर भी मान लो प्रोटॉन है, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा मैम, ये तो एक ही स्टेप में पूरा होता है, हमने यहाँ पर बेस ले लिया, लेकिन यहाँ कोई भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता। एक ही स्टेप में बेस प्रोटॉन खाएगा, एक ही स्टेप में लीविंग ग्रुप निकलेगा। अब बेटा मान लो आप कह सकते हो कि मैम प्रोटॉन तो यहाँ भी है, बिल्कुल सही बात है। अगर ये वाला प्रोटॉन खाता है तो यहां पर अटैक करके यहीं से निकल जाए, ऐसा ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमेशा हमें अटैक कहां करना होता है मैम, एंटी बॉन्डिंग में अटैक होगा। कभी भी अटैक यहां ऐसा नहीं पॉसिबल है, हमेशा अटैक कहां होगा मैम, एंटी बॉन्डिंग में अटैक होगा। मतलब देखो बेटा कहां अटैक होना पॉसिबल है, इधर था बेस। अब बेस क्या करेगा मैम, एंटी बॉन्डिंग यानी अपोजिट साइड वाला प्रोटॉन खाएगा। ये क्या खाएगा मैम, ये अपोजिट साइड वाला प्रोटॉन खाएगा। जैसे ही इसने अपोजिट साइड वाला प्रोटॉन खाया, यहां पर आ गया निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज यहां लीव करेगा, जैसे ये पीछे से लीव करा वैसे ही आगे से लीविंग ग्रुप लीव कर, जैसे ही निगेटिव चार्ज यहाँ पे आया वैसे ही यहाँ पे लीविंग ग्रुप निकल गया, एंटी बॉन्डिंग में अटैक करता है। यानी जो आपका हमारे पास सिग्मा CH जो होगा वो कहाँ अटैक करेगा मैम, इस बार जो आपका सिग्मा CH है वो कहाँ अटैक कर रहा है मैम, सिग्मा स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग यानी पीछे के साइड कार्बन हैलोजन वाले बॉन्ड पे अटैक। कहां अटैक कर रहा है, इस कार्बन हैलोजन वाले बॉन्ड पे। तो हमारे पास क्या इस वाले प्रोटॉन को निकालने का कोई ऑप्शन खुला है मैम, कोई भी आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप इस प्रोटॉन को निकाल सको। आप केवल और केवल उस प्रोटॉन को निकाल सकते हो जो एंटी होगा लीविंग ग्रुप के, यानी लीविंग ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन में जो प्रोटॉन है हम केवल उसको निकाल सकते हैं। यानी यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर एंटी एलिमिनेशन हो जाता है। लिख लो, एंटी एलिमिनेशन टेक्स प्लेस, एंटी एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। और इस एंटी एलिमिनेशन का क्या मतलब है मैम, एंटी एलिमिनेशन का मतलब है कि हमें यहाँ पर क्या करना होता है मैम, एंटी साइड का प्रोटॉन यानी अपोजिट साइड का प्रोटॉन हमें यहाँ निकालना होता है मैम। ये देखिए जो अपोजिट साइड का प्रोटॉन है आप केवल यही निकाल सकते हो। अब अगर केवल हम यही निकाल सकते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा मैम, प्रोडक्ट आपका इस साइड का प्रोटॉन निकला है ना, तो डबल बॉन्ड भी यही आएगा। यानी प्रोडक्ट कैसा बना बेटा, प्रोडक्ट यहाँ पर आपका बनता है, प्रोडक्ट आपका यहां बनता है स्टीरियो स्पेसिफिक। कैसा होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक, यानी कोई सिलेक्टिविटी यहां नहीं होती, यहां कोई सिलेक्टिविटी नहीं होती, यहां स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनता है। एक ही प्रोडक्ट होगा जो मैम बन सकता है, दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं बन सकता। यानी यहां क्या हो जाएगा मैम, यहां एंटी एलिमिनेशन हो गया, और एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन से क्या हो गया मैम, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन से हमारा जो प्रोडक्ट बना वो स्टीरियो स्पेसिफिक निकला। कैसा निकला भाई मैम, यहाँ पर प्रोडक्ट स्टीरियो स्पेसिफिक निकला। अब यहाँ मैंने तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें, ये अगर तुम एग्जाम में सब कुछ लिख कर आओगे ना, तुम्हें 10 आउट ऑफ 10 मिलने से कोई नहीं रोक सकता, पक्का कोई नहीं रोक सकता। हाँ वो बात अलग है अगर तुम्हारे कॉलेज तुम्हारी यूनिवर्सिटी का कुछ रूल ही अलग हो, वो पूरे नंबर देते ही ना हो किसी को, तब नहीं मिलेंगे। अदरवाइज अगर तुम इतना लिख कर आए, ट्रस्ट मी पूरे नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि एलिमिनेशन में इसके अलावा कुछ छोड़ा ही नहीं है मैंने। एक एक चीज मैंने तुमको बता दी कि भाई इस तरीके से चीजें होती हैं। यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल बन रहा था जिस वजह से ये स्टीरियो सिलेक्टिव निकली, यहाँ पर ऑप्शन ही मैम एक ही था हमारे पास, तो ये कैसे निकली, स्टीरियो स्पेसिफिक निकली। क्या हो गया मैम, यहाँ एंटी एलिमिनेशन हो जाता है हमारे पास। डन, क्या बन जाता है मैम, एंटी एलिमिनेशन बन जाता है। अब बचा है आपके पास में टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कैसे टाइप के मैम हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनते हैं, किस प्रोडक्ट की क्या स्टेबिलिटी रहती है, ये सारी चीजें जो है वो हमारी बची हुई है। लेकिन आज के लेक्चर में नहीं, अब वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आज आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखी हैं। किसी भी कीमत पे आपके दिमाग से ये निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर से मैं बता देती हूँ तुम्हें कि इकलौता आज का ये लेक्चर आपको 10 मार्क्स दिलाएगा। इकलौता आज का ये लेक्चर आपको 10 मार्क्स दिला के जाने वाला है, इकलौता आज का ये लेक्चर। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बार फिर से मैं बेटा रिकैप दे रही हूँ। स्टिल कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए तो बेटा कमेंट में जरूर बताना। आई विल ट्राई
टू फिगर दैट आउट। सबसे पहले हमने देखा कि मैम एलिमिनेशन मतलब क्या, समझो। एलिमिनेशन का मतलब होता है लीविंग ग्रुप का निकल जाना रिएक्शन से, जैसे एक्स निकल रहा है हमारे पास से, है ना। तो यहाँ पर हम अटैक कहाँ करते हैं मैम, कोई ना कोई एलिमिनेशन में बेस आता है, बेस इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो बेटा एंटी बॉन्डिंग CH पे वो अटैक कर देता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं मैम, इसको एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। हमें स्पेसिफिकली जो पढ़ना है वो है बीटा एलिमिनेशन। अब बीटा एलिमिनेशन भी मैम 4 टाइप का होता है, E1 E2 E1CB EI। ये 2 बाकी के हमें पढ़ने नहीं है, हम छोड़ देंगे, हमें केवल 2 पढ़ने हैं, एक तो E1 एलिमिनेशन, दूसरा E2 एलिमिनेशन। हमने फिर यहाँ पर आपको बेटा मैकेनिज्म समझाई कि मैकेनिज्म का एक्चुअली क्या ट्रेंड होता है, क्योंकि अक्सर बच्चा मैकेनिज्म पार्ट से डरता है। देखो अल्काइल हैलाइड है, अगर हम E1 की मैकेनिज्म देखेंगे 2 स्टेप में पूरी होगी। पहले स्टेप में बना कार्बोकेटाइन यानी इंटरमीडिएट, दूसरे स्टेप में बेस आया, प्रोटॉन लिया, एल्कीन बना करके चला गया, ये चीजें हुई। फिर क्या हुआ, फिर मैम हमने E2 मैकेनिज्म देखा। अब E2 मैकेनिज्म में क्या हुआ मैम, E2 मैकेनिज्म जो था वो सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रही थी, यानी यहाँ एक ही स्टेप में हमारा पूरा एल्कीन बन के चला गया, क्योंकि यहाँ अटैक एक ही बार में हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद हमने देखा कि एलिमिनेशन रिएक्शन में लीविंग ग्रुप एलिमिनेट होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है और डीहाइड्रोहैलोजनेशन होता है। हमने मतलब समझा कि भाई डीहाइड्रोहैलोजनेशन का मतलब क्या था, पूरा मतलब हमें समझ में आ गया, इस तरह हमने समझ लिया। देन उसके बाद मैम आपने E1 और E2 को अलग अलग किया कि भैया E1 क्या था, E2 क्या था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। E1 2 स्टेप था, सिंगल स्टेप था, इंटरमीडिएट बनता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, रेट केवल इलेक्ट्रोफाइल पर डिपेंड करता है। That is why this is the first order kinetics. यहाँ रेट इलेक्ट्रोफाइल बेस दोनों पर डिपेंड करता है, that is why this is the second order kinetics. और यहाँ वीक बेस यूज होते हैं, जैसे मैम ये सारे के सारे वीक बेसिस के एग्जाम्पल हैं। इधर स्ट्रॉन्ग बेसिस यूज होते हैं, जैसे ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जाम्पल्स। उसके बाद में क्या था, अरे आगे बढ़ जाओ भाई। उसके बाद में हमने कुछ और चीजें देखी, जैसे कि मैम जितना बेटर लीविंग ग्रुप होगा उतनी फास्ट रिएक्शन होगी, यहाँ हम देख सकते हैं। और रेट यहाँ चाहे कार्बन से हाइड्रोजन जाए, ड्यूटेरियम जाए, ट्रीडियम जाए, सबके लिए सेम है E1 में, बट E2 में क्योंकि इसका जो रेट था वो बेस पर भी डिपेंड कर रहा था, तो बेस सबसे अच्छे से निकालेगा हाइड्रोजन को, फिर ड्यूटेरियम को, फिर ट्रीडियम को, है ना। स्टेबिलिटी दोनों के लिए, पहले टर्शियरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 0 डिग्री, कोई एलिमिनेशन नहीं शो करता। देन हमने यहाँ पर एक बार इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करी कि जो E1 होता था वो स्टीरियो सिलेक्टिव था, यहाँ पे इसका अटैक होता है, और E2 जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक है, कुछ यहाँ अटैक होता है, और इसको एंटी एलिमिनेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि मैम एंटी प्रोटॉन निकालते हैं, जो एंटी यानी अपोजिट साइड का प्रोटॉन होता है उसका रिमूवल किया जाता है और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हमने कवर करी और 95% एलिमिनेशन रिएक्शन आपका फिनिश हो चुका है। हमें सिर्फ एक टॉपिक कवर करना है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी इसमें किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनते हैं, क्या क्या इसके फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। अगले क्लास में हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे और फिर आपका एलिमिनेशन रिएक्शन फिनिश हो जाएगा। डन। तो आई होप बेटा आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स किए हैं, मैंने अपना 100% एफर्ट डाला है कि आप लोगों को समझ आए। प्लीज मुझे बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, क्या क्या आपने नया सीखा, क्या आपको चीजें समझ में आई। जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रीड दैट आउट। एंड दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इसका रिविजन मस्ट है, मस्ट रिविजन दिस कॉन्सेप्ट, और इस लेक्चर को जरूर से रिवाइज कर लेना। तो सी यू सून फॉर द नेक्स्ट टॉपिक एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद फार्मेसी इंडिया प्लस। थैंक यू बच्चों।